प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि मैं रिवर इंजीनियरिंग जो है आप लोगों को डिस्कस कर रहा था। तो रिवर इंजीनियरिंग में आज हम लोग पॉइंट बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ रिवर ट्रेनिंग एंड फ्लड स्ट्रक्चर्स, है ना। रिवर ट्रेनिंग और फ्लड जो प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स है उसका डिज़ाइन जब करते हैं तो किन किन बातों को कंसीडर करते हैं। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग जो है डिज़ाइन अपना करते हैं। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको कंसीडर करते हैं और हम लोग जो है अपना काम करते हैं यहाँ पे। तो कई सारे पॉइंट्स हैं आपके जो कि यहाँ पे है आपका। यहाँ पे साफ तौर पे बोला गया है कि व्हेन डिजाइनिंग रिवर ट्रेनिंग एंड फ्लड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर सेवरल फैक्टर नीड टू बी कंसिडर। कई सारे पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ता है और फैक्टर अफेक्ट करते हैं टू इंश्योर देयर इफेक्टिवनेस एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फ्लड। फ्लड का जो रिस्क है उसको मिनिमाइज और इफेक्टिव तरीके से मैनेज करने के लिए तो कंसिडर करते हैं हम लोग इन द डिज़ाइन प्रोसेस। सबसे पहला जो है वो है हाइड्रोलिक एनालिसिस। हाइड्रोलिक एनालिसिस में क्या होता है कि एक रिवर को क्या फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, पीक फ्लो कितना है, वाटर लेवल क्या है, वेलोसिटी क्या है, इन चीज़ों के बारे में यानी जो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में समझते हैं। ये हमें मदद करता है डिटरमाइन करने में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या पैरामीटर्स हमारा होना चाहिए फ्लूइड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स का, उसको डिटरमाइन करने के लिए जो है हाइड्रोलिक एनालिसिस किया जाता है। इसके बाद आता है आपका रिवर चैनलाइजेशन। रिवर चैनलाइजेशन में क्या होता है कि जो नेचुरल फ्लो था पाथ रिवर वाटर का, उसमें कैपेसिटी का इंक्रीमेंट होना या फ्लड रिस्क को रिड्यूस होना, इन जो नेचुरल वाटर फ्लो था उसके थ्रू उसको मॉडिफाई करना मेन रिवर चैनलाइजेशन का काम होता है। इसमें क्या होता है कि रिवर का वाइडेंस बढ़ाना या फिर डेप्थ को बढ़ाना या रिवर चैनल को स्ट्रेट बनाना, सीधा बनाना, ये सभी जो है रिवर चैनलाइजेशन में आता है। ये लोकल कंडीशन और जो डिजायर्ड आउटकम्स होते हैं उसके बेसिस पे ये जो है आपका डिपेंड करता है। इसके अलावा आता है लीव्स एंड एम्बैंकमेंट। लीव्स एंड एम्बैंकमेंट, तो लीव्स और एम्बैंकमेंट जो है ये आपका कंस्ट्रक्ट किया जाता है अलोंग विद रिवर बैंक। ये हेल्प करता है हमें फ्लड वाटर को कंटेन करने में विद इन रिवर चैनल, है ना। जो रिवर का चैनल है उस चैनल के अंदर वाटर को रखने के लिए काम करता है एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम स्पाइलिंग इनटू सराउंडिंग एरिया। सराउंडिंग एरिया में स्पाइलिंग ना हो उससे प्रिवेंट करने में भी जो है हमें मदद करता है। डिजाइन शुड बी कंसीडर फैक्टर्स सच एज हाइट, width and slope of embankment to ensure their stability and effectiveness। जब भी डिजाइन करते हैं तो उसमें यह कंसीडर करना पड़ता है कि क्या हाइट होना चाहिए एम्बैंकमेंट का, कितना विड्थ होना चाहिए और क्या स्लोप होना चाहिए एम्बैंकमेंट तक, ताकि हमारा स्टेबिलिटी बना रहे एम्बैंकमेंट का। इसके अलावा आता है आपका फ्लड वॉल एंड बैरियर। Flood walls and barriers in areas where leaves along may not provide sufficient protection। फ्लड वॉल या बैरियर्स वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे लीव्स जो होते हैं उसको प्रोवाइड कर पाना सफिशिएंट नहीं होता है, या फिर उसको प्रोवाइड तो कर दिए लेकिन वो प्रोटेक्शन सही नहीं दे रहा है। तो उस कंडीशन में फ्लड वॉल्स या बैरियर को जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं।
ये जो स्ट्रक्चर्स होता है जनरली रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर्स होता है या फिर स्टील का बना होता है। रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर होते हैं या फिर स्टील का बना होता है। डिजाइन टू विदस्टैंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लड वाटर, और ये डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि अगर फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है फ्लड वाटर के द्वारा तो उसके साथ वो खड़ा रहे, है ना, मतलब वो विदस्टैंड कर सके। डिजाइन शुड कंसिडर फैक्टर लाइक वॉल हाइट, अलाइनमेंट और फाउंडेशन स्टेबिलिटी। माने इस तरीके कि जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग वॉल का हाइट, अलाइनमेंट और फाउंडेशन की स्टेबिलिटी को कंसीडर में रखते हुए, मतलब उसको देखते हुए हम लोग जो है डिजाइन करते हैं। इसके बाद आपका आता है फ्लड गेट्स एंड स्लुइस गेट। ये इंस्टॉल किया जाता है आपका फ्लड गेट या स्लुइस गेट एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, ताकि वाटर का जो फ्लो है उसको कंट्रोल किया जा सके ड्यूरिंग फ्लड इवेंट। जब हमें पता है कि हाँ भाई अगस्त सितंबर में जो है बाढ़ आता है तो उस समय एक हम लोग फ्लड गेट या स्लुइस गेट इंस्टॉल करेंगे, ताकि जो फ्लो ऑफ वाटर है ड्यूरिंग फ्लड इवेंट, यानी जब फ्लड की घटनाएं होगी उसमें, तो उसमें उसको क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, उसको बांध कर रखा जा सके। ये जो गेट है ये आपका मैनुअल या ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड होता है, डिपेंडिंग ऑन कि हमारा जो है वाटर लेवल कैसा है या वाटर लेवल कितना है। इसमें जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं फ्लड गेट या स्लुइस गेट का या फिर फ्लड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स का, तो मेन हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि गेट का साइज क्या होना चाहिए, किस मटेरियल का बना होना चाहिए, और स्मूथ ऑपरेशन के लिए क्या मैकेनिज्म हम लोग जो है फॉलो करें। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे स्पाइलवे एंड फ्लड डाइवर्जन चैनल। ये जो चैनल्स हैं या जो स्पाइलवेज हैं या डाइवर्जन जो चैनल है, ये कंस्ट्रक्ट इसलिए किया जाता है ताकि जो एक्सेस वाटर है फ्लड के दौरान, जो एक्सेस वाटर आएंगे उस या पीक फ्लो जो होगा फ्लड के दौरान, उसके पाथ को डाइवर्ट करने के लिए या फिर अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करने के लिए, जो एक्सेस वाटर है उसको अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करने के लिए जो है हम लोग फ्लड डाइवर्जन चैनल या फिर स्पाइलवे का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स है ये हमें जो मेन रिवर चैनल में जो प्रेशर आ रहा था, जनरेट हो रहे थे ड्यू टू इंक्रीज ऑफ वाटर लेवल, वो जो है वो आपका कम हो जाता है। साथ ही साथ जो ओवर टॉपिंग या ब्रीचिंग का जो रिस्क है फ्लड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स का, वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके का जब स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो उस कंडीशन में हमें लोग ये इंश्योर करते हैं कि जो स्पाइलवे है वो एक प्रॉपर साइज का होना चाहिए और हैंडल द एंटिसिपेटेड फ्लड फ्लो। जो फ्लड फ्लो है उसको जो है बेटर तरीके से क्या किया जा सके, कंट्रोल करने के लिए जो है यूज किया जा सके। ओके, तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है आपका इरोजन प्रोटेक्शन, है ना। हम लोग जो है कई बार क्या करते हैं कि इरोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए रिप्रैप या गैवियोन स्ट्रक्चर जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ताकि रिवर बैंक को इरोजन होने से यानी बचाया जा सके। जब हाई फ्लड मतलब फ्लड में जो वाटर फ्लो होगा उसका वेलोसिटी हाई होने के कारण से, these measures high maintain the stability of river bank and protect flood protection structures, है ना। फ्लड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर हम लोग रिवर बैंक की स्टेबिलिटी को अगर मेंटेन रखते हैं तो डेफिनेटली जो है हमारा जो फ्लड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स है वो भी जो है हमारा क्या होगा, क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा, है ना, वो भी प्रोटेक्टेड होगा। ऐसा तो है नहीं कि नहीं होगा, वो भी होगा। इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन भी जो है हम लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं
कई बार जो है हम लोगों को इन्वायरमेंटल को जो है किया जाता है, ओके, माने इन्वायरमेंट को देखते हुए हम लोग जो है काम करते हैं। यानी वाइल डिजाइनिंग रिवर ट्रेनिंग एंड फ्लड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स, हम लोगों को जो है जो भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आएंगे, यानी इन्वायरमेंट के कारण से जो भी इफेक्ट होगा इन्वायरमेंट पे, जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको भी कंसीडर किया जाता है, ताकि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वेजिटेशंस हैं या वाइल्ड लाइफ हैं, उन सभी को बेटर लाइफ के लिए उनकी भी आज़ादी होनी चाहिए, उन्हें भी आज़ादी मिलनी चाहिए। इनकॉर्पोरेट मेजर्स टू mitigate any adverse effects like fish passage and और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ऑफ अफेक्टेड एरिया। यानी जब भी हम लोग कोई डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि जो भी मछलियां हैं या जो छोटे मोटे जीव जंतु हैं वो क्या कर सके कि उस स्ट्रक्चर से पास कर सके। जो भी प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स बनाए हैं या रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं उससे वो पास कर सके। साथ ही साथ जब भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो उस दौरान उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस रेगुलर बेसिस पे ज़रूरी है, ताकि जो वेजिटेशन मैनेजमेंट है या जो सेडिमेंट रिमूवल है उसको बेटर तरीके से किया जा सके और जो वाटर फ्लो है वो आपका अच्छा हो और आसपास के एरिया को किसी तरीके का कोई हार्म ना हो। इसके अलावा आपका जो है स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, कई बार क्या होता है कि लोकल कम्युनिटीज़ को क्या किया जाता है या कोई रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को या कोई एक्सपर्ट को डिज़ाइन प्रोसेस की जो है इनपुट दिया जाता है, मतलब उसको बताया जाता है, समझाया जाता है, और जो पॉपुलेशंस है वो उसकी जो भी नीड्स हैं उसको जो है वो डिज़ायर करने चाहिए। सेफ्टी और वेल बीइंग जो है हमारा होना चाहिए, जो भी वहाँ पे आसपास के लोग हैं, माहौल है, उन सभी में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली एपिसोड में। थैंक यू।